तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 10th का जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, जिसका कि आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 27 फेब 2023 को। जी हाँ बच्चों, 27 फरवरी 2023 को। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर कह लीजिए या फिर क्वेश्चन पेपर कह लीजिए, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि जो सैंपल क्वेश्चन पेपर या कह लीजिए क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, उस और इस वीडियो में जो पैटर्न डिस्कस करेंगे पेपर के अंदर, सेम वही पैटर्न आपका 27 तारीख के एग्जाम में आएगा, क्लास 10th का जब बोर्ड एग्जाम हो रहा होगा इंग्लिश का तब। और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस पेपर के अंदर, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपका 27 तारीख के एग्जाम में डिट्टो रिपीट होने के चांसेस है। ठीक है, तो इस सैंपल पेपर वाली वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। आपको 27 तारीख का जो एग्जाम होने वाला है ना, 27 फरवरी 2023 का, उसके अंदर ये पेपर का वीडियो बहुत ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की और भी सब्जेक्ट की सैंपल पेपर्स की वीडियोस लाए आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। ये हमारे चैनल पे इस बोर्ड एग्जाम की सीरीज का पहला वीडियो है सैंपल पेपर्स की। तो पहले वीडियो पे जितना ज्यादा मैक्सिमम बच्चे लाइक करेंगे, उससे हमारा मोटिवेशन का लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप एक लाइक करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ जाता है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 10th है, हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जिसको आप कहते हैं। ठीक है, और इसका जो पेपर होगा 27 तारीख का आपका, वो 3 घंटे का होगा। और मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाले हैं आपके, वो रहने वाले 80 यानी 80 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, जो बोर्ड का पेपर आएगा आपका कुछ इस तरह का आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह की सीरीज लिखी हुई रहेगी, सेट नंबर लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि ये सेट 1 करवा रहा हूं मैं आपको। कोड नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का लिखा हुआ रहेगा। नीचे चले तो कुछ बेसिक बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि बताया गया है आपको कि कितने प्रिंटेड पेजेस है। जैसे ये जो क्वेश्चन पेपर हम लोग कर रहे हैं, ये इसके अंदर 34 प्रिंटेड पेजेस यानी छपे हुए पेज आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ बताया गया है कि ये चेक कर लीजिए कि क्वेश्चंस कितने हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं इस सैंपल पेपर की बात करूं तो इसके अंदर जो टोटल क्वेश्चन है यहाँ पर ये लिख दिया 34, लेकिन 34 क्वेश्चन नहीं है बच्चों, यहाँ पर 8 क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, 8 क्वेश्चन टोटल आपसे पूछे जाएंगे, और उसी 8 क्वेश्चन के अंदर जो है और छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको देना होगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि आपको 15 मिनट का टाइम जो है अलाउ किया जाएगा क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। ये ध्यान रखना है आपको। 10:30 बजे से आपका पेपर शुरू है, लेकिन 10:15 पे आपको पेपर मिल जाएगा। और 10:15 AM से लेकर के और 10:30 AM तक आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। इस दौरान कुछ लिखना आपको नहीं है। ठीक है, ये टाइम सिर्फ आपको रीडिंग के लिए अलाउ किया जाता है। तो अपना पेपर रीड करने के लिए आपको 15 मिनट दिया जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। और नीचे चले तो यहाँ पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसको आप हिंदी में सामान्य निर्देश भी बोलते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको जरूर पढ़ना चाहिए, इससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि आपका पेपर किस तरह का आया हुआ है। जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपको बता रखा है कि जो आपका सेक्शन ए होगा वो रीडिंग वाला सेक्शन होगा और ये 20 नंबर का होगा। जो आपका सेक्शन बी होगा, जो राइटिंग और ग्रामर वाला सेक्शन रहता है, ये भी 20 नंबर का होगा। और जो सेक्शन सी रहेगा, जो लिटरेचर वाला सेक्शन रहेगा, जिसके अंदर बुक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट फ्लाइट वगैरह जो बुक है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 40 मार्क्स का होगा यानी 40 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नीचे चले तो कुछ और बेसिक बातें यहाँ पर बता रखा है, जिसको अगर आप रीड करना चाहते हैं तो रीड कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रही जो आपका 27 तारीख को इंग्लिश का पेपर होने वाला है, उससे संबंधित आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ये बातें पता होनी चाहिए। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उसका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन ए के अंदर, जो आपका रीडिंग स्किल्स वाला सेक्शन रहता है। इसके अंदर बेसिकली वही पैसेज वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पैसेज दे दिएगा और उसमें से आपको पैसेज को पढ़ना है और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो। ये जो पैसेज आपको दे रखा है इसको रीड करना है, फिर इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर हमें देना है। तो यहाँ पर पैसेज की कुछ लाइनों को समझने का प्रयास करते हैं। पूरा पैसेज हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम बचाना है हमें। अगर पूरा पैसेज पढ़ने लग गए तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, और टाइम वैसे ही कम है हमारे पास। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, हिस्ट्री इन जनरल रिमेन्स
and endeavor to search for the truth about the past in contemporary light. The search is done by examining the treasure trove of a documented past. This also holds true for the history of food. Cookbooks have always played an instrumental role in researching the history of any community. The roots of recording the history of food are nearly as old as the history of writing itself. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बातें आपको बताया है इंग्लिश के अंदर। अगर इसको हिंदी में बताने का प्रयास करो तो इस तरह समझ सकते हैं आप कि सामान्य रूप से इतिहास समकालीन प्रकाश में अतीत के बारे में सच्चाई की खोज करने का एक प्रयास है। एक प्रलेखित अतीत के खजाने की जांच करके खोज की जाती है। यह भोजन के इतिहास के लिए भी सही है। कुक बुक जो होती है, कुकिंग वाली बुक्स जो होती है, उसने हमेशा किसी भी समुदाय के इतिहास पर शोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, भोजन के इतिहास को दर्ज करने की जड़ें लगभग उतनी ही पुरानी है जितनी की खुद लिखने का इतिहास। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर काफी सारी बातें आपको बता रखा है। वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं और इसी के बेसिस पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, काफी बार ये होता है कि क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आपको यहाँ पर पैसेज में मिल जाता है और काफी बार ये भी होता है कि आपको सिर्फ हिंट मिलता है, तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा पैसेज आप रीड कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका आंसर हम लोग देने का प्रयास करेंगे। देखिए, कोविड-19 वगैरह के बारे में भी यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, जैसे कि अ लॉट ऑफ पीपल यूज दीज रेसिपीज दैट वेयर इजीली अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया टू गेट थ्रू द कोविड-19 पैंडेमिक कुकिंग। ठीक है, तो इस तरह से चीजें बता रखा है कि बहुत सारे लोगों ने इन व्यंजनों का उपयोग किया जो कि सोशल मीडिया पर आसानी से उपलब्ध थे ताकि कोविड-19 महामारी से बचा जा सके। तो इस तरह से चीजें यहाँ पर बता रखा है। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड क्या बोल दिया कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द गिवन क्वेश्चन सॉरी बिलो। ठीक है, यानी कि आपको वही 10 क्वेश्चन का आंसर देना है 1 into 10 सॉरी। ठीक है, और 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन भी है। एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर 10 क्वेश्चन के आंसर आप सही दे देते हैं तो 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करके। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है। द सर्च इज डन बाय एग्जामिनिंग द ट्रेजर ट्रोव ऑफ अ डॉक्यूमेंटेड पास्ट। दिस ऑल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर द हिस्ट्री ऑफ फूड। पैराग्राफ नंबर 1। तो ये बोल दिया। अब इसके बेसिस पे क्या बोल रहा है, व्हाई वुड द ऑथर रेफर टू कुक बुक्स एज अ ट्रेजर ट्रोव। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है कि पहले तो ये समझिए, ये वाला लाइन, 2 लाइनें कि एक प्रलेखित अतीत के खजाने की जांच करके खोज की जाती है। ये भोजन के इतिहास के लिए भी सही है। ये पैराग्राफ नंबर 1 में बोला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि लेखक रसोई की किताब को खजाने की एक तरह से निधि के रूप में क्यों संदर्भित कर रहा है, रेफर कर रहा है कि रसोई की जो किताब होती है ना, कुक बुक्स होती है जिसको पढ़ करके आप खाना उना बना सकते हैं, तो एक खजाना किस तरह से है वो। ठीक है, तो उसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज दे होल्ड्स अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। यानी कि क्योंकि उनके पास अतीत के बारे में जानकारी का खजाना है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कुक बुक्स एज अ ट्रेजर ट्रोव। ठीक है, यानी कि जो रसोई की किताबें होती है ना, वो खजाने के रूप में आप देख सकते हो। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कि रेफर टू द फॉलोइंग जैसे कि फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 1। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मेनंग सेन रिकॉर्ड्स ऑफ फूड कंज्यूम्ड इन कोर्ट। कहने का मतलब यह है कि मैंग सेन अदालत में खाए गए भोजन का रिकॉर्ड है। ठीक है, और किंग नाला जो है वो पकाड जो कि डारपाना द ओल्डेस्ट बुक ऑन कुकेरी। ठीक है, यानी कि पका दर्पण पाक कला पर सबसे पुरानी किताब है। ये भी पैराग्राफ 1 के अंदर मेंशन कर रखा है। अब इससे रिलेटेड क्या पूछ रहा है हमसे कि विच ऑफ द ऑप्शन डिस्प्ले द मोस्ट लाइकली द रीजन द फर्स्ट कुक बुक्स वेयर द रॉयल हाउस होल्ड्स। ठीक है, यानी कि विकल्पों में से वो कौन सा सबसे अधिक संभावित कारण प्रदर्शित करता है कि पहली कुक बुक शाही परिवार से थी। तो वो होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी। द रॉयल हैड द रिसोर्सेज टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डिशेज एंड डॉक्यूमेंट देम। यानी कि कहने का मतलब यह है कि रॉयल्टी के पास जटिल व्यंजन बनाने और
उन्हें दस्तावेज करने के संसाधन थे। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुक्स आर गाइडिंग लाइट, यानी कि जो कुक्स होता है हमारा, कुक बुक्स होता है, सॉरी कुक बुक्स बोले तो खाना बनाने वाली किताबें जो होती है ना, वो मार्गदर्शक होता है एक तरह से, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड क्या पूछ लिया कि विच ऑफ दीज ऑप्शन यूज द सेम जैसे कि लिटरेरी डिवाइस एज द लाइन अबव, यानी कि इनमें से कौन सा विकल्प उपरोक्त पंक्ति के समान साहित्यिक उपकरण का उपयोग करता है। तो वो है आपका दिस केक इज द हेवन ऑफ टेस्ट, यानी कि यह केक स्वाद का जो है कि एक तरह से स्वर्ग है। तो इस तरह से ये लाइनें जो है ना आपका, ये साहित्यिक उपकरण का उपयोग करता है, यानी कि लिटरेरी डिवाइस का जो है कि एज अ लाइन यहाँ पर आप कह सकते हैं। इसको ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन की द ऑथर सेज कुक बुक्स आर अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड जेंडर स्पेसिफिक रूल, यानी कि लेखक कहते हैं कि रसोई की किताबें समझने के लिए जानकारी का एक स्रोत है, ठीक है, लिंग विशिष्ट भूमिकाएं हैं ये। तो उसके ऊपर आपको बताना है, स्टेट वन ऑफ द वेज हाउ कुक बुक्स वुड रिवील इंफॉर्मेशन ऑन जेंडर स्पेसिफिक रोल, यानी कि किसी एक तरीके का उल्लेख कीजिए जैसो कि जो कि रसोई की किताबें किस तरह लिंग विशिष्ट भूमिकाओं के बारे में जानकारी प्रकट करते हैं। तो आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि कुकिंग रिलेटेड टेस्ट्स वेर मोस्टली परफॉर्म्ड बाय वुमेन, सो कुक बुक्स मे हैव बीन रिटन बाय वुमेन फॉर अदर वुमेन। द ऑथर ऑफ कुक बुक्स रिटन इन द पास्ट मे हैव मोस्टली बीन मैन एज ओनली दे वेयर टॉप टू राइट, ठीक है, टॉप टू राइट। कहने का मतलब ये है, खाना पकाने से संबंधित कार्य ज्यादातर महिलाओं द्वारा किए जाते थे, इसलिए महिलाओं द्वारा दूसरी महिलाओं के लिए रसोई की किताबें लिखी गई होंगी। अतीत में लिखी गई रसोई की किताबों के लेखक शायद ज्यादातर पुरुष ही रहे होंगे, क्योंकि उन्हें ही लिखना सिखाया गया था, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लिंग विशिष्ट यानी कि जेंडर स्पेसिफिक रोल्स जो है उसके बारे में जानकारी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और काफी कह सकते हैं रिलेटेबल आंसर है ये। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। आप ये मत कहिएगा कि सर कहाँ से क्वेश्चन ला रहे हो, कहाँ से आंसर ला रहे हो, सारा क्वेश्चन आपका उसी पैराग्राफ से पूछा गया है और वहीं से आपको आंसर ढूंढ करके लिखना है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलो भाई, जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करोगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं तो लर्निंग किंग 10th यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं तो उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रोवाइड वन एग्जांपल ऑफ हाउ कुक बुक्स कैन बी अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेड एंड नेटवर्क, यानी कि एक उदाहरण दे कि कैसे रसोई की किताबें सूचना का स्रोत हो सकती हैं व्यापार और नेटवर्क के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि द जो इंग्रेडिएंट्स यूज इन द कुक बुक्स वुड रिवील द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर अ कम्युनिटी, द एक्सेस टू जो कि रिसोर्सेज थ्रू ट्रेड, यानी कि रसोई की किताबों में प्रयुक्त सामग्री एक समुदाय के लिए संसाधनों की उपलब्धता दिखाती है, व्यापार के माध्यमों से संसाधन तक पहुंच को प्रकट करती है कि कितना ज्यादा उनके पास रिसोर्सेज था कि वो खाना वो बना पाते थे और उस खाने के बारे में कैसे बनाया जाता है वो जानकारी हमें उस किताब के अंदर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे मैं समझाऊं कि आज से 500 साल पहले चले जाइए, ठीक है, 500 साल पहले अगर मान लीजिए कोई किताब लिखी गई और उस टाइम पे एक कुक बुक उस टाइम पे एक लेखक ने एक कुक बुक यानी कि एक खाना बनाने वाली किताब लिखी जिसके अंदर बोला कि भाई यहाँ पर आपको भुजिया बनाने के लिए, आलू का भुजिया बनता है ना, भुजिया बनाने के लिए आपको तेल चाहिए, ठीक है, सरसों का तेल ले लीजिए, प्लस में आलू चाहिए, ठीक है, आलू ले लिया आपने और आलू को काट करके उसमें तेल वेल डाल के जीरा वीरा जो भी डलता है वो सब डाल के, जीरा तो खैर नहीं डलता यार, मेरे को कुकिंग नहीं आती बेसिकली बताऊं तो मैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब डाल करके ये भुजिया बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग उस कुक बुक यानी कि उस खाना बनाने वाली किताब को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा उस टाइम पे तेल था भाई, आलू भी मिल जाता था, इससे भुजिया बन जाता था। तो हमें उस टाइम पे जो मतलब मटेरियल अवेलेबल था
अवेलेबिलिटी के बारे में पता चलता है कि क्या क्या चीजें उस टाइम पे अवेलेबल था, रिसोर्सिस के बारे में पता चलता है, और फॉर अ कम्युनिटी की उस कम्युनिटी के लिए वो जो पूरा समुदाय था वो उस चीज को इस्तेमाल करता था। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है कि कंप्लीट द फॉलोइंग विथ अ फ्रेज फ्रॉम पैसेज या पैराग्राफ वन, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्रेज दे रखा है, मीनिंग दे रखा है, जैसे कि ग्रेजुअली प्रोग्रेस फ्रॉम वन स्टेज टू नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली प्रोग्रेस फ्रॉम वन स्टेज टू नेक्स्ट। तो इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा सातवां क्वेश्चन क्या है कि द सोशल मीडिया सेफ आर जो है सो कि हेयर टू स्टे, पैराग्राफ नंबर 4 के उससे बता रखा है विच ऑफ दिस बेस्ट डिस्क्राइब टू द टोन इन द अबव लाइन, यानी कि सोशल मीडिया के सेफ यहाँ रहने के लिए अनुच्छेद 4 का एग्जांपल लिया है, इनमें से कौन से उपरोक्त पंक्ति में स्वर का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो वो है आपका कॉन्फिडेंट, यानी कि आत्मविश्वास। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा आठवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बेस्ड ऑन द पैसेज स्टेट एनी टू रीजंस व्हाई मोर इंडियंस आर एक्सप्लोरिंग द आर्ट ऑफ कुकिंग, यानी कि गद्यांश के आधार पर किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करें कि अधिक भारतीय खाना पकाने की कला की खोज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द राइज इन द नंबर ऑफ शोज एंड डॉक्यूमेंट्रीज अबाउट फूड, यानी कि इसीलिए ज्यादातर भारतीय खाना पकाने की कला की खोज कर रहे हैं क्योंकि भोजन पकाने के बारे में शो आप देखेंगे, जैसे मास्टर शेफ हो गया है, इस तरह के शो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्रीज बनती है वो भी बढ़ती जा रही है, इस कारण से ज्यादातर भारतीय खाना पकाने की कला की खोज कर रहे हैं। साथ ही साथ बिकॉज ऑफ जो सो कि द ईज ऑफ सोशल मीडिया एंड जो सो कि एक्सेस टू रेसिपीज, यानी कि सोशल मीडिया की आसानी और व्यंजनों तक पहुंच के कारण भी ज्यादातर भारतीय क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोरिंग द आर्ट ऑफ कुकिंग, यानी खाना पकाने की कला की खोज कर रहे हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नौवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन द पैसेज विच ऑफ दीज इज नॉट सजेस्टेड एज अ रीजन फॉर द फॉर पीपल पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया अबाउट द फूड दे कुक्ड, यानी कि गद्यांश में इनमें से किस लोगों के लिए कारण के मतलब किसके लोगों के लिए कारण के रूप में सुझाव नहीं दिया गया है कि सोशल मीडिया पर उनके द्वारा पकाए गए भोजन के बारे में पोस्ट करना, ठीक है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ जो है कंपटीशन अमंग देयर फॉलोअर्स, यानी कि अपने अनुयायी मतलब अपने फॉलोअर्स के बीच में जो प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करते हैं ना, कंपटीशन, उनके लिए, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे, राइट एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस पैसेज। ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है, और आप कोई भी टाइटल आप अपने हिसाब से लिख देंगे ना तो आपको एक नंबर यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक टाइटल बोला है, एक शीर्षक लिख के दिखाइए, तो मैंने ऐसे लिख दिया कि एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस पैसेज कुड बी द रोल ऑफ कुकिंग कुक बुक्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ कुक बुक्स। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर, सेक्शन ए का सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी बोला है रीड द पैसेज गिवन बिलो, आपको पैसेज को रीड करना है और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसका आंसर आपको देना है। तो थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं कि ये पैसेज किससे रिलेटेड है। तो देखिए, दो चार लाइनों को देखते हैं कि प्लेइंग वीडियो गेम्स प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट एंड मैनी social and psychological rewards. However, video game addiction also needs to be considered. Researchers have noted that the number of hours spent playing video games is not necessarily a core indicator of addiction. Instead, several factors such as how fun or challenging a game is or being able to play with friends are also important determinants to understanding whether a game is addictive or just engaging। ठीक है, तो यहाँ पे पैसेज एक पढ़ दिया मैंने आपके लिए कि वीडियो गेम खेलने से मनोरंजन और कई सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुरस्कार मिलते हैं। हालांकि वीडियो गेम की लत पर भी विचार करने की आवश्यकता है। जाहिर सी बात है, जो वीडियो गेम होता है जैसे पबजी, फ्री फायर, मैंने तो 5 घंटा पबजी खेल लिया, मैंने तो 10 घंटा फ्री फायर खेल लिया, तो इसकी ये जो लत है ना, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। जो रिसर्चर लोग हैं ना, शोधकर्ता लोग, उन्होंने नोट किया है कि वीडियो गेम खेलने में बिताए गए घंटों की संख्या जो है ये मेनली संकेत नहीं है, इसके बजाय कई कारण हो सकते हैं। कोई खेल कितना मजेदार या चुनौतीपूर्ण है,
ठीक है, या दोस्तों के साथ खेलने में सक्षम होना भी यह समझाने के लिए महत्वपूर्ण निर्धारण है कि कोई खेल व्यसनी है या फिर सिर्फ आकर्षण, यानी कोई खेल एडिक्टिव है या फिर ऐसे ही दिखावा है। ठीक है, तो अगर देखिए कोई गेम ऐसी पॉपुलर नहीं हो जाता है, अगर आप उसको दोस्तों के साथ खेलेंगे जैसे पबजी, फ्री फायर, तो आप ज्यादातर घंटों तक खेल सकते हैं, लेकिन अकेले खेलेंगे तो कहीं ना कहीं आप बोर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बातें यहाँ पर वीडियो गेम्स के बारे में बता रखा है। आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका आंसर देने का हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको टेबल नंबर 1 भी दे रखा है, फ्रीक्वेंटली ऑफ फैक्टर्स एसोसिएटेड विद स्मार्टफोन गेमिंग एडिक्शन एज सीन इन द रिव्यू ऑफ गेम्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि स्मार्टफोन गेमिंग की लत से जुड़े कारकों की आवृत्ति जैसे कि खेलों की समीक्षा में देखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। टाइप ऑफ गेम्स जैसे कि एक्शन गेम, बोर्ड गेम, कार्ड गेम, वर्ड गेम। ठीक है, और चैलेंजिंग होता है 456, 420, 417, 812। ठीक है, और फैक्टर नंबर 2 फ्रेंड्स कितने खेल रहे हैं, फन कितना हो रहा है। तो इस तरह से आपको ये टेबल दे रखा है, इसको आपको समझना है और यहाँ पर नोट करके कुछ बातें बताई गई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। फिर इसी तरह से पूरा का पूरा ये पैसेज है, इसको आप रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर हम लोग देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन हमसे। इसी पैसेज के बेसिस पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि बेस्ड ऑन द पैसेज स्टेट एनी 2 रीजंस व्हाई वी नीड टू स्टडी वीडियो गेम्स। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पैसेज के अकॉर्डिंग या पैसेज के आधार पर बताइए कोई 2 कारण बताइए जिससे कि हमें वीडियो गेम पर अध्ययन करने की आवश्यकता है और वो भी क्यों है। ठीक है, तो आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि वीडियो गेम्स नीड टू बी स्टडीड टू बेटर अंडरस्टैंड देयर पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन पीपल, यानी कि लोगों पर उनके सकारात्मक प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने के लिए वीडियो गेम का अध्ययन करना जरूरी है। ठीक है, द फैक्टर्स दैट वुड इंक्रीज एडिक्शन टू अ गेम नीड टू बी अंडरस्टूड बेटर, यानी कि खेल की लत को बढ़ाने वाले कारकों को बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता हमें है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कि लैला स्पेंड्स 2 आवर्स अ डे प्लेइंग गेम्स ऑन हर फोन अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज दिस इंफॉर्मेशन सफिशिएंट टू से शी इज एडिक्टेड टू वीडियो गेम्स, व्हाई और व्हाई नॉट, जैसे कि आंसर इन 1 सेंटेंस। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि लैला दिन में 2 घंटे अपने फोन पर गेम खेलने में बिताती है। गद्यांश के अनुसार पैसेज के अकॉर्डिंग क्या यह जानकारी यह कहने के लिए पर्याप्त है कि वह वीडियो गेम की आदी हो चुकी है, एडिक्टिव हो चुकी है? अगर हो चुकी है तो क्यों, अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं? एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं कि नो शी इज नॉट एडिक्टेड एज देयर आर अदर फैक्टर्स दैट नीड टू बी कंसीडर्ड टू डिटरमाइन एडिक्शन, यानी कि नहीं, वह आदि नहीं है क्योंकि यह अन्य कारक है जिन्हें लत निर्धारित करने के लिए विचार करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर और भी एक लाइन आपको दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एनोलॉजी करेक्टली विथ अ वर्ड फ्रॉम पैराग्राफ 1, यानी कि पैराग्राफ 1 के शब्द के साथ निम्नलिखित सादृश्य को सही ढंग से पूरा करें। ठीक है, यानी कि फ्लोरिश, ग्रो एंड डैश फैक्टर्स, यानी कि पनपता है, बढ़ता है, डैश कारक क्या बढ़ता है, वो डिटरमाइन जैसे कि माइंड्स करता है, यानी कि निर्धारकों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है कि बेस्ड ऑन पैराग्राफ नंबर 1, यानी पैराग्राफ नंबर 1 के आधार पर इट कैन बी सेड दैट लेवल ऑफ डैश एंड डैश इन वीडियो गेम डिटरमाइंस हाउ एडिक्टिव इट कैन बी, विच ऑफ दीज कैन गो इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली, यानी कि पैराग्राफ नंबर 1 के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक वीडियो गेम में डैश और डैश का स्तर निर्धारित करता है कि यह कितना व्यसनी हो सकता है, यानी एडिक्टिव हो सकता है। इसमें से वाक्य को सही ढंग से पूरा करने के लिए रिक्त स्थान को आपको भरना है बेसिकली। ठीक है, मतलब किस तरह से कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपका थर्ड एंड फिफ्थ। थर्ड यानी कि डिफिकल्टी कितनी है उसके अंदर, यानी कठिनाइयां कितनी है, और इंजॉयमेंट कितना है उसके अंदर, आनंद कितना आता है। तो यहाँ पर पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा डिफिकल्टी और सेकंड वाले में आएगा इंजॉयमेंट। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि द स्टडी मेंशन्ड
in the passage use game reviews to understand what makes a game addictive. State one reasons why game review were analyzed for the purpose of the study। यानी कि क्या बोल रहा है ये कि इस पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, जो भी आपका उल्लेखित अध्ययन है यानी जो स्टडी किया गया है खेल यानी कि वीडियो गेम्स के ऊपर, ये समझने के लिए इस्तेमाल किया गया है कि खेल कितना एडिक्टिव है, यानी गेम कितना एडिक्टिव है। कारण बताना है कि ये जो स्टडी हुआ है ना, ये जो अध्ययन हुआ है, तो उसके उद्देश्य के लिए खेल जो है हमारा, उसको किस तरह से एनालाइज पर्पज से हम लोग विश्लेषित कर सकते हैं या किया गया है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इस क्वेश्चन को पूछा गया, काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछा गया है। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि गेम्स रिव्यूज वुड बी इजीली एक्सेसिबल, यानी कि जो गेम की जो समीक्षा होती है, रिव्यूज होता है, उसको आसानी से उपलब्ध होगी। ठीक है, it is a way to get large amount of data because interviewing several people would be time consuming and difficult। यानी कि यह बड़ी मात्रा में डेटा प्राप्त करने का एक तरीका है, क्योंकि कई लोगों का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू करना समय बहुत ज्यादा उसमें लग जाएगा और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए पैसेज के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा टफ होता है कहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन क्या है कि बेस्ड ऑन द टेबल इन द पैसेज विच टाइप ऑफ गेम्स डज द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट। यानी कि गद्यांश में तालिका के आधार पर दिया गया ग्राफ किस प्रकार के खेल का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको एक इस तरह का दे दिया टेबल। इसमें आप देखेंगे नंबर ऑफ रिव्यूज है, ये इधर लिखा हुआ देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको चैलेंजेस वाले गेम सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। देखिए इतना ज्यादा है, फ्रेंड्स वाले गेम इतना है, फन वाले गेम बस इतना तक जा रहा है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि वर्ड वाला जो हमारा गेम है ये ज्यादा चलता है। ठीक है, यानी ज्यादा इस्तेमाल में आता है। ठीक है, अगला है सातवां क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है हमसे कि अ डेवलपर ऑफ अ क्रॉस वर्ड पजल ऐप इज सीकिंग एडवाइस टू मेक इम्प्रूवमेंट टू द ऐप बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड विच ऑफ दीज आइडियाज इज बेस्ट टू रिकमेंड टू द डेवलपर। यानी क्या पूछ रहा है यहाँ पर हमसे कि क्रॉस वर्ड जैसे कि पहली ऐप का एक डेवलपर ऐप में सुधार करने के लिए सलाह मांग रहा है, प्रदान किए गए डाटा के अनुसार या आंकड़ों के अनुसार या आधार पर इनमें से कौन सा विचार डेवलपर को अनुशासित करने के लिए सबसे अच्छा होगा। तो वो होगा आपका अलाउ प्लेयर्स टू जैसे कि टीम अप और compete विथ अदर प्लेयर्स, यानी कि खिलाड़ी को टीम अप बनाने या फिर अन्य खिलाड़ियों के साथ कंपटीशन करने की अनुमति दे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन क्या पूछा है कि राइट अ वर्ड फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 4 दैट मीन्स द सेम एज द अंडरलाइन। ठीक है, वो क्या है भैया, word in the sentence below it is the universal appeal of smartphones that made video games very popular। यानी कि दिए गए वाक्य में शब्द यह स्मार्टफोन की सार्वभौमिक अपील है जिसमें वीडियो गेम को बहुत लोकप्रिय बना दिया। तो वो है आपका जैसे कि उबिक्विटी करके है, हर जगह पर होना। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नौवां क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पे आपको जो सेंटेंस दे रखा है उसको रीड करना है। वाई इज एवरीवन प्लेइंग ऑन देयर फोन्स, यानी कि हर कोई अपने फोन पर क्यों खेल रहा है। इन विच ऑफ दीज प्लेसेस इन द पैसेज कैन द सेंटेंस बी यूज। गद्यांश में इनमें से किस स्थान पर वाक्य का प्रयोग किया जा सकता है। तो वो है आपका एट द बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ नंबर 1, यानी पैराग्राफ 1 की शुरुआत के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 10वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि विच ऑफ दीज इज बेस्ट suited as a title for the passage, यानी कि इनमें से कौन सा गद्यांश के शीर्षक के रूप में सबसे उपयुक्त है। तो वो है आपका अंडरस्टैंडिंग एडिक्शन टू गेम्स, यानी कि गेम्स एडिक्शन की लत को समझना। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। इसके आगे चले तो अब हम लोग ग्रामर वाले सेक्शन के अंदर आ गए हैं, जहां पर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन अटेंड करना है, 11-12 क्वेश्चन दे रखे होंगे। ठीक है, उसमें से तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन क्या है कि रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अ मदर एंड हर सन, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द मदर्स रिप्लाई करेक्टली। ठीक है, यानी कि पढ़िए एक माँ और बेटे के बीच की बातचीत और माता के उत्तर को सही बताकर वाक्य आपको पूरा करना है। यहाँ पर सन कह रहा है, यानी कि बेटा कह रहा है कि मॉम
हाउ डू आई बिकम एन आर्टिस्ट, यानी कि माँ मैं कलाकार कैसे बनूं। फिर मम्मी कहती है यानी मदर कहती है कि यू विल नीड टू लर्न मोर अबाउट द आर्ट यू लाइक एंड प्रैक्टिस इट एवरी डे। अ सन आस्क्ड हिज मदर हाउ ही कुड बिकम एन आर्टिस्ट, सी टोल्ड हिम। यानी कि माँ कहती है कि तुम्हें अपनी पसंद की कला के बारे में और सीखना होगा और प्रतिदिन उसका अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। एक बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि वह कलाकार कैसे बन सकता है। उसने उससे कहा कि, और उससे क्या कहा, माँ ने क्या कहा बच्चे को कि ही वुड नीड टू लर्न मोर अबाउट द आर्ट लाइक अ प्रैक्टिस इट एवरी डे टू लर्न जो है सो कि मोर अबाउट द आर्ट ही लाइक एंड प्रैक्टिस इट एवरी डे। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अपने पसंद की कला को आप रोज प्रैक्टिस करो, तब आप ये चीज बन सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आर यू लुकिंग फॉर मोर बुक्स टू रीड ड्यू टू पॉपुलर डिमांड वी डैश बैक आवर बाय वन गेट वन फ्री ऑफर नेक्स्ट वीकेंड। यानी कि क्या आप पढ़ने के लिए और किताबें ढूंढ रहे हैं, लोकप्रिय मांग के कारण हम डैश अपना एक खरीदे एक मुफ्त में ऑफर जो है सो कि वापस लेते हैं। तो इस तरह से है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल ब्रिंग ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन न्यूज़पेपर हेडलाइन एंड सप्लाई द करेक्शन। यानी कि इसके अंदर जो गलती है उसको देखना है और क्या इसको सही कर सकते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो एथलीट्स एथलीट्स स्टार हेल्प्स स्टेट स्टेस अहेड ऑफ कंपटीशन। यानी कि एथलीट स्टार राज्य को प्रतियोगिता से आगे रहने में मदद करता है। यूज द गिवन फॉर्मेट फॉर योर रिस्पॉन्स। यानी कि इसके हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर एरर जो है ये स्टे है और जो करेक्शन होगा वो होगा स्टे। ठीक है, स्टेज जो लिख रखा है ना इस तरह से, ये जो एस लग गया इसके अंदर, ये हमारा एरर है और इसका करेक्शन करने के लिए हमें स्टे करना होगा केवल। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये स्टेज नहीं होना चाहिए, केवल स्टे होना चाहिए, STAY। इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप एक लाइक करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ जाता है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके क्या करना है, आपको ऑल पे क्लिक करना है, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करेगा और आपकी तैयारी और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन फ्रॉम अ डोरवे साइन। ठीक है, यानी कि चिन्ह से द्वारा चिन्ह से दी गई पंक्ति के लिए रिक्त स्थान भरने के लिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। कॉशन यू डैश नॉट एंटर, यानी कि सावधान आप डैश प्रवेश नहीं करते हैं। ठीक है, ओनली एम्प्लॉइज आर अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट, यानी कि इस बिंदु से केवल कर्मचारी को ही जाने की अनुमति है। तो यहाँ पर होगा मस्ट, कॉशन यू मस्ट नॉट एंटर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द word in the bracket for the given portion of a diary entry। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से दे रखा है कि डायरी के अंदर जो एंट्री हुई है दिए गए भाग को कोष्टिक में दिए गए शब्द के सही रूप का उपयोग करके रिक्त स्थान को आपको पूर्ति करना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। यहाँ पर डियर डायरी यानी कि प्रिय डायरी, टुडे आई सो द मोस्ट ब्यूटीफुल सनराइज ओवर द ओशन, यानी कि आज मैंने समुद्र के ऊपर सबसे सुंदर सूर्योदय देखा। ठीक है, आई विश आई कुड, यानी कि काश मैं कर पाता डैश पेंटिंग, यानी कि डैश पेंटिंग इट टू ट्रूली कैप्चर एंड प्रिजर्व द ब्यूटी आई विटनेस, यानी कि ये पेंटिंग कर पाता यह वास्तव में मेरे द्वारा देखी गई सुंदरता को पकड़ने की, संरक्षित करने की। तो यहाँ पर होगा आपका पेंट पेंटिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपका खाली ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको कंप्लीट करेंगे तो पेंट आ जाएगा, PAINT। ठीक है, इस तरह से आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर इन अ म्यूजियम प्लेस क्यू एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द सेम।
ठीक है, तो यहाँ पर एरर ढूंढना है और आपको करेक्शन बताना। तो these buildings inaugurated on 29 March 1954 was a former residence of a महाराजा। ठीक है, इस तरह से दे रखा है। 29 मार्च 1954 को उद्घाटन किया गया। ये भवन एक महाराजा का पूर्व निवास था जहां पर महाराजा रहते थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको दे रखा है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, दीज। तो इस तरह से करके ये एरर है आपका। ठीक है, दीज, और इसका करेक्शन होगा दीज। ठीक है, तो ये होगा यहाँ पर आपका, ये है ना, ये आप देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग में जो दीज दे रखा है ना, यहाँ पर THIS आएगा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला एक क्वेश्चन है, खाली स्थान भरना है। क्या पूछ रहा है कि यू मस्ट हैव गॉट गुड न्यूज, आई कुड डैश यू सेलिब्रेटिंग, यानी कि आपको अच्छी खबर मिली होगी, मैं डैश आप जो है सो कि मना सकता हूं। क्या मना सकता हूं? हियर, यानी कि यहाँ पर सुनो। ठीक है, यू मस्ट हैव गॉट गुड न्यूज, आई कुड हियर यू सेलिब्रेटिंग। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और फिल इन द ब्लैंक्स आप भर सकते हैं। ठीक है, उसके आगे अगर हम लोग चले तो 8वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अ लॉयर एंड हिज क्लाइंट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द लॉयर्स रिप्लाई करेक्टली। ठीक है, यानी कि पढ़िए एक वकील और उनके मुवक्किल के बीच, यानी उसके क्लाइंट के बीच की बातचीत और वकील के लिए वकील के उत्तर की सही सूचना देकर वाक्य आपको पूरा करना है। ठीक है, तो वकील ने क्या आंसर दिया वो उस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। तो क्लाइंट कहता है भैया कि आई एम वरीड अबाउट या वरीड, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस, यानी कि मुवक्किल कह रहा है कि मैं चिंतित हूं, यह बहुत पेचीदा मामला है। लॉयर कह रहा है कि डोंट वरी, आई हैव नेवर लॉस्ट अ केस इन माय लाइफ, यानी कि चिंता मत करो, मैंने अपने जीवन में कभी कोई केस नहीं हारा है। ठीक है, तो इसके बाद आएगा द क्लाइंट वाज वरीड एज इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस बट हिज लॉयर टोल्ड हिम डैश, तो वो होगा आपका नॉट टू वरी एज ही हैड नेवर लॉस्ट केस इन हिज लाइफ, नॉट टू वरी एज ही हैड नेवर लॉस्ट केस इन लाइफ, मतलब कि चिंता ना करे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कोई भी केस नहीं हारा था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, 9वां क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। इसमें क्या पूछ रहा है हमसे कि लेट्स मीट अनदर डे सिंस नेदर कवि नोर जो सो कि कवि नोर सामांथा डैश फ्री टूडेज एज दे हैव टेनिस प्रैक्टिस, यानी कि चलो एक और दिन मिलते हैं क्योंकि आज न तो कवि और न ही सामंथा डैश मुक्ति है क्योंकि उनके पास टेनिस का अभ्यास है। तो यहाँ पर होगा आपका इज। ठीक है, सामंथा इज फ्री टुडे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या पूछ रहे हैं हमसे कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ डायलॉग बिटवीन आयान एंड हिज मैकेनिक वीर। ठीक है, यानी कि आयान और उसके मैकेनिक वीर के बीच संवाद के वर्णन को पूरा करने के लिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो आयान बोलता है कि बाय व्हेन डू यू थिंक यू कैन फिक्स माय कार, यानी कि तुम्हें क्या लगता है, आयान ने बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे कार कब तक ठीक कर सकते हो। वीर बोलता है कि प्रोबेबली बाय टुमारो आई डोंट थिंक योर कार हैज एनी मेजर इश्यूज, यानी कि वीर कहता है कि शायद कल तक हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि आपकी कार में कोई बड़ी समस्या है। ठीक है, अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। ठीक है, कि आयान आस्क्ड हिज मैकेनिक वीर व्हेन ही जैसे कि टफ ही could fix his car. We replied that he could probably fix, टफ होगा ये। ठीक है, probably fix the car by dash as it had a no major issues, यानी कि आयान ने अपने मैकेनिक वीर से पूछा कि कब उसे लगा कि वह अपनी कार ठीक कर सकता है। वीर ने जवाब दिया कि वह शायद कार को डैश तक ठीक कर सकता है क्योंकि इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो ये होगा आपका द नेक्स्ट डे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर वही है, एरर ढूंढना है आपको। तो यहाँ पर है आपका इस तरह से दे रखा है, ये आप देख सकते हैं, और जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको देखेंगे, लुकिंग टू बाय अ गिटार। ठीक है, द ब्रांड न्यू गिटार इज
for sale. It comes with a wooden जैसे कि quality lined guitar case. If interested contact me dash 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 नंबर दे रखा है for more detail. तो ये दो लाइनें दे दी है, इसमें एरर ढूंढना है। तो ये जो द है ना, ये एरर है एक, ठीक है। इस द के बजाय अ आना चाहिए, ब्रांड न्यू गिटार, क्योंकि एक गिटार की बात हो रही है। तो यहाँ पर एरर क्या आएगा, द, और करेक्शन क्या होगा, ए। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, 12वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऋषि आस्क्ड अली द क्वेश्चन गिवन बिलो, रिपोर्ट ऋषि's क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि ऋषि का क्वेश्चन आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, क्या है कि कुड यू गिव मी सम एडवाइस ऑन हाउ आई कुड बी अ बेटर स्कूल कैप्टन। तो ऋषि, यानी कि मैं थोड़ा सा हिंदी बता देता हूँ, ऋषि ने अली से नीचे दिए गए प्रश्न पूछा। ऋषि के प्रश्न की रिपोर्ट करनी है आपको, ठीक है। क्या आप मुझे सलाह दे सकते हैं कि मैं एक बेहतर स्कूल का कप्तान कैसे बन सकता हूँ, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर बताना है आपको। तो ऋषि आस्क, ऋषि ने पूछा कि इफ ही कुड गिव हिम सम एडवाइस ऑन हाउ ही कुड बी अ बेटर स्कूल कैप्टन, यानी कि ऋषि ने अली से पूछा कि वह उसे कुछ सलाह दे कि वह एक बेहतर स्कूल कप्तान कैसे बन सकता है। ऋषि रिक्वेस्टेड अली फॉर सम एडवाइस ऑन हाउ ही कुड बी अ बेटर स्कूल कैप्टन, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ऋषि ने अली से कुछ सलाह के लिए अनुरोध किया कि वह एक बेहतर स्कूल कप्तान कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना है। इसके आगे अगर हम लोग चले तो सेक्शन सी आ जाता है, जो कि आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स वाला रहता है। इसको हम लोग बच्चों पार्ट 2 वाले वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो के लिए आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आपसे मिलता हूं मैं अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।